प्रिय विद्यार्थियों, हम अपने अध्ययन के आज इस सामाजिक क्रिया का जो हमारा मैक्स वेबर का सिद्धांत है उसके अंतिम चरण पे है। समालोचनाओं पर हमारा कल टॉपिक चल रहा था। समालोचनाओं पर ही मैंने अपने टॉपिक को बंद किया था। पहले पॉइंट पर मैंने बात की थी नकारात्मक विश्लेषण पर अधिक जोर, और मैंने ये आपको बताया था कि किस प्रकार से वेबर ने सामाजिक क्रिया की विशेषताएं बताते वक्त पहले बिंदु को अगर हम छोड़ दें, दूसरे, तीसरे और चौथे तीनों ही बिंदुओं पर जो कि आप अभी देख रहे हैं, इन्होंने नकारात्मकता की बात की थी। प्रत्येक प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है, यानी कि नकारात्मक दृष्टिकोण से अपने बात को समझाने का प्रयास किया। मनुष्य का प्रत्येक प्रकार का संपर्क भी सामाजिक संपर्क नहीं होता है। सामाजिक क्रिया न तो अनेक व्यक्ति द्वारा की जाने वाली एक सी क्रिया को कहते हैं और न ही उस क्रिया को कहते हैं जो कि केवल दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रभावित है। तो कुल मिलाकर एक नकारात्मक जो दृष्टिकोण था वो वेबर ने इस अपने अध्ययन के दौरान, पता नहीं क्यों, लेकिन उनके ये दिमाग में इस तरह से ही उन्होंने उसको समझाने का प्रयास किया था। तो एक नकारात्मक विश्लेषण की बात है, और जो आलोचनात्मक व्याख्याएं होती हैं उसमें तो हर बिंदु पर आलोचनाएं की जाती है। तो ये एक पहला बिंदु था। दूसरा बिंदु था मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं पर आधारित, यानी कि सामाजिक क्रिया जो है वो वास्तव में जो घटित हो रहा है सामने, उस पर इतना अधिक बल नहीं देती है जितना कि मनोविज्ञान पर बल देती है, मनोविज्ञान पर जोर देती है कि व्यक्ति के मस्तिष्क में क्या चल रहा है, उस क्रिया के पीछे उसके छिपे हुए भाव में क्या है। और यह समझ पाना इतना आसान नहीं है। जो समाजशास्त्र के विद्वान हैं, जो समाजशास्त्र को एक अलग विज्ञान के रूप में देखना चाह रहे थे, उनका ये इसमें एक बहुत बड़ी उनकी आपत्ति थी कि ये एक समाजशास्त्रीय अवधारणा की तरफ बजाय ये मनोवैज्ञानिक अवधारणा जो है उसका स्वरूप ले रही है। क्योंकि व्यक्ति जब कोई क्रिया करता है और सामने वाला जब कोई प्रतिक्रिया करता है, तो मनोभाव क्या है सामने वाले के व्यक्ति का, वो तो अंदर होता है। क्रिया केवल सामने बाहर आती है, और उस क्रिया के दौरान व्यक्ति उसको किस अर्थ में लेता है, ये कोई बहुत आवश्यक जो है पहलू नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति क्रिया करने वाला है उसके भाव न, बल्कि भाव इंपॉर्टेंट नहीं हो पाते हैं, बल्कि जो सामने वाला जो उस क्रिया को देख रहा है या जिसके द्वारा के लिए ये क्रिया की जा रही है, जिसके लिए वो गतिविधि की जा रही है, वो किस अर्थ में उसको समझता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार कई लोग कहते हैं, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको बहुत अच्छे से, कि भाई हमारे तो क्या है, बोलने में किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है। मैं बोलता कुछ और हूँ, लोग समझते कुछ और हैं, या मैं तो उनके भले के लिए कर रहा था, उन्होंने उसको अलग तरह से ले लिया। तो ऐसा एक बहुत भारी जो है व्यक्ति, मतलब उससे एक बहुत बड़ी गलती की संभावना हो जाती है। एक बहुत अच्छा उदाहरण अभी मुझे दिमाग में आया। हमारे कॉलेज में, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, एक बहुत पुराने हमारे मेरे से बहुत जूनियर एक टीचर थे, लेक्चरर थे, जो कि बॉटनी में पढ़ाते थे। कुछ कारणों से कुछ लोग उनको काफ़ी उनके ऊपर कुछ कमेंट करते थे, या कुछ वजह से उनके ऊपर उंगलियां उठती थी। अब वो कारण सही था या गलत था उसकी ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं अक्सर जब वो उस तरफ निकलता था तो मैं उनको ऐसे ही एक रूटीन में, जैसे चूंकि वो जोधपुर से आते थे, तो मैं उनको रूटीन में ऐसे ही, और सर कैसे, बढ़िया चल रहा है, एक रूटीन में जो हाय हेलो करने की आदत होती है, बस वो करके निकल जाता था हंसते हुए। बहुत समय के पश्चात एक दूसरे जो मेरे मित्र थे, जो उसी डिपार्टमेंट बॉटनी में ही थे, वो मेरे पास आए और मुझे आकर कहा, सर आप उन सर से आप ऐसे क्यों, आप उनको क्यों विश करते हैं या उनसे क्यों बात करते हैं? मैंने कहा क्यों, क्या क्या हो गया? क्या नहीं, वो बहुत नाराज हो रहे थे आपके ऊपर और कह रहे थे कि वो ऐसे मुझे कह के जाते हैं और मेरे ऊपर हंसते हैं, एक दिन ऐसा होगा मैं ऐसे कर लूँगा वैसे कर लूँगा। मुझे बड़ा आश्चर्य। मैंने कहा यार, कोई आदमी केवल एक विश करने को, जैसे हम सामने आमने सामने आते हैं, हम क्या करें, और सर क्या हाल है, सब बढ़िया चल रहा है, और बढ़िया चल रहा है, ये कह के अपन निकलेंगे और क्या करेंगे? अब उनके मन में, सामने वाले के मन में पता नहीं क्या भाव था या उनके अंदर क्या था, उन्होंने उसको किस रूप में लिया, और शायद उनको लगा होगा कि जैसे दूसरे लोग उनको उस तरह से मजाक उनका बनाते हैं, ये सर भी वही कर रहे हैं। हालांकि उनकी कभी हिम्मत नहीं हुई मेरे सामने बोलने की या मुझे कुछ कहने की। लेकिन यहाँ पर मैंने ये उदाहरण केवल इसलिए दिया क्योंकि मैं जब उनको विश करता था, मैं क्रिया करने वाला पहला व्यक्ति, मेरा भाव क्या था कि उनको विश करना है, हाय हेलो करना है। लेकिन सामने वाला व्यक्ति उसको किस रूप में ले रहा है, वो उसका मनोविज्ञान। तो ये एक मनोवैज्ञानिक प्रणाली हो गई पूरी तरह से। इसमें क्रिया प्रतिक्रिया या उसका करने वाले कर्ता का भाव अलग ही है, लेकिन सामने वाला उसको अलग भाव से ले रहा है।
अब वो किस रूप से उसको लेता है, मैं किस रूप में उसको कर रहा हूं। तो ये एक अवधारणा जो है सामाजिक क्रिया की, सोशल एक्शन की, वह जिस रूप में मैक्स वेबर समझाने का प्रयास कर रहे हैं वह एक सामाजिक अवधारणा ना होकर मनोवैज्ञानिक अवधारणा बन जाती है। यहां पर उनकी एक आलोचना होती है, कमी होती है। तीसरा सामाजिक क्रिया का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण, यानी कि मूल्यांकनात्मक क्रिया जो है उसको मान्यता नहीं दी, उसका जो वर्गीकरण किया गया, यानी कि सामाजिक क्रियाओं का जो प्रकार बताया गया, जस्ट ऊपर आप देखिए लिखा हुआ है। दूसरे नंबर पर मूल्यांकनात्मक क्रिया। मूल्यांकनात्मक क्रिया कौन सी है? जो मूल्यों पर आधारित होती है। जैसे कैप्टन का जो जहाज का उदाहरण दिया कि कैप्टन जो जहाज का कप्तान होता है, वो जब समुद्र में जहाज डूबने वाला होता है तो उसका मूल्य उसे रोकता है बचकर भागने के लिए, क्योंकि उसके मन साथ में जुड़ा हुआ है कि इसके साथ ही मेरी जिंदगी जुड़ी है, और वो उस जहाज के साथ में ही डूब जाना अपना सम्मान समझता है। तो ये जो अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रिया जो है, मूल्यांकनात्मक क्रिया को वो सही नहीं मानते हैं, क्योंकि इसमें जो एक त्रुटि, वो कहता है कि ये मूल्यांकनात्मक क्रियाएं जो है ये समाजशास्त्रीय अवधारणाओं में बहुत सटीकता से फिट नहीं हो पाती हैं, और ऐसी क्रियाएं अक्सर होती है या नहीं होती है कि एक नैतिकता का एक आधार मापदंड है, पर समाज में ऐसा कितना हो पाता है ये इंपॉर्टेंट है। अधिकांशतः ऐसा नहीं हो पाता है और बहुत कम लोग होते हैं। ये तो आदर्शात्मक मूल्य है, तो इस पर आधार पर हम सामाजिक क्रिया का मूल्यांकन या वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। चौथा है सामाजिक परिवर्तन की क्यों व्याख्या नहीं की गई है। सामाजिक क्रिया के माध्यम से या सामाजिक क्रिया का जब अवधारणा दी गई है तो उसमें सोशल चेंजेस के बारे में, सामाजिक परिवर्तन की जो व्याख्या के संदर्भ में उसको कहीं पर भी बताया नहीं गया है, उसकी व्याख्या नहीं की गई है, क्योंकि समय के साथ में समाज में थोड़ा बहुत परिवर्तन आता रहता है, और उस परिवर्तन को हम अगर देखें तो उसके आधार पर लोगों की सोचने की, समझने की, या मनोवैज्ञानिक तरीके से या मनोभाव प्रकट करने की अपना एक तरीका होता है। तो उस सामाजिक परिवर्तन को समझाते हुए सामाजिक क्रिया का सिद्धांत जो है वो देना चाहिए था। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी कमी जो है वह मैक्स वेबर की इसके अंतर्गत रही है या इसमें रह गई है, जिसमें उन्होंने उसकी सामाजिक व्याख्या नहीं की सिद्धांत के अंतर्गत, कि सामाजिक परिवर्तन जो हो रहा है उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर विचार नहीं किया है। ये एक बहुत बड़ी कमी जो है समाजशास्त्रीय जो इसके आलोचक हैं वो उसकी आलोचना करते हुए ये बात कहते हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है इसकी कमी मानी जाती है सामाजिक क्रियाओं की। इसके बाद में पांचवा जो बिंदु आता है वह आता है सामाजिक संरचना। संरचना अपने आप में जो शब्द है वह एक विशेष जो शब्द है, अगर आप इसको देखें तो किसी भी समाज की संरचनात्मक जो पृष्ठभूमि है उसके ऊपर ही सारा का सारा समाज का ढांचा टिका होता है, या समाज का सारा स्वरूप टिका होता है। वेबर का सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत है वो सामाजिक संरचना या वहाँ की उस समाज विशेष की संस्कृति की कहीं पर भी व्याख्या नहीं करता। जैसे दुर्खिम ने जब सामाजिक तथ्यों की बात की थी तो उन्होंने समाज के आधार पर सामाजिक तथ्यों को समझाने की बात की थी। सामाजिक तथ्य का टॉपिक हम कर चुके हैं, लेकिन वेबर ने न तो सामाजिक परिवर्तन की किसी व्याख्या को समझाने का प्रयास किया, उसकी व्याख्या नहीं करते उसमें सामाजिक क्रिया के सिद्धांत में, और न ही वो सामाजिक संरचना की बात कर पाते हैं, उसको नहीं समझाते हैं वो, क्योंकि सामाजिक क्रियाएं जो होती है वो समाज के साथ में बदलती रहती हैं। जैसा समाज होगा उस प्रकार से वहाँ का स्वरूप होगा, क्रियाओं का स्वरूप होगा, वहाँ के लोगों की गतिविधियों का स्वरूप होगा, वहाँ के लोगों को सोचने समझने का स्वरूप होगा। आज अगर हम कहीं जाते हैं तो हमारा नमस्कार करने का जो तरीका है, हालांकि अब तो खैर दुनिया भर में ये नमस्कार करने का तरीका फेमस होता जा रहा है, लेकिन भारतीय संस्कृति में किसी जमाने में हाथ जोड़कर जो नमस्कार किया जाता है वो नमस्कार करने का तरीका हमारे यहाँ अभिवादन का तरीका हो सकता है। जरूरी नहीं है कि पहले कोई किसी वक्त में लोग उसको समझे हाथ जोड़कर इस तरह से करने को। कई जगहों पर जनजातियों में ऐसे भी सम्मान करने का तरीका होता है, एक दूसरे पर थूकते हैं, ये एक सम्मान जताने का तरीका होता है। अब बताइए ये कोई तरीका होता है कि हमारे हिसाब से सोचे तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़े झगड़े का कारण हो जाता है। तो सामाजिक संरचना और उसकी समाज की जो स्थितियां हैं उसको उन्होंने नहीं समझाया मैक्स वेबर ने, ये यहाँ पर इसकी एक आलोचना होती है। अस्पष्ट वर्गीकरण के बारे में या अपूर्ण वर्गीकरण के बारे में तो मैंने पहले बात की ही थी, वर्गीकरण की जहाँ तक त्रुटि की बात है। एक बार फिर से इसमें अस्पष्ट वर्गीकरण की बात आ रही है कि वेबर ने जो सामाजिक क्रियाओं का जो वर्गीकरण किया है वो अस्पष्ट है।
अब एक ही प्रकार की क्रिया को हम मूल्यांकनात्मक क्रिया में भी ले सकते हैं, भावात्मक क्रिया में भी ले सकते हैं, परंपरागत क्रिया में भी ले सकते हैं, या तार्किक क्रिया और मूल्यांकनात्मक क्रिया को हम काफ़ी हद तक एक जगह पर ले सकते हैं। तार्किक क्रिया और परंपरागत क्रिया को हम काफ़ी हद तक ले सकते हैं, क्योंकि परंपरा को आधार मानकर वही सारी चीज़ें सोच समझकर क्रिया की जाती है, तो वो तार्किक क्रिया में भी आ सकता है, वो परंपरागत क्रिया में भी आ सकता है, वो मूल्यांकनात्मक क्रिया में भी आ सकता है, और वो भावात्मक क्रिया में भी आ सकता है, क्योंकि व्यक्ति की अपनी परंपराओं के साथ में अपनी भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं। तो एक ही प्रकार की क्रिया को हम अलग अलग रूपों में भी, श्रेणी में भी रख सकते हैं। तो बड़ी ये दुविधा हो जाती है कि उसे किस प्रकार की क्रिया माना जाए। अब मान लीजिए दीपावली जो मनाई जाती है, दीपावली को हम परंपरागत क्रिया में लेंगे, भावात्मक क्रिया में लेंगे, तार्किक क्रिया में लेंगे, या मूल्यांकनात्मक क्रिया में लेंगे। तो समझने की जो बात है, इसमें बड़ी एक समस्या आ जाती है। तो इसको हमें समझना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर हम थोड़ा सा भी उसमें तर्क शक्ति रखें या जोर रखें, तो कि किसे हम सामाजिक क्रिया तार्किक क्रिया में लेंगे, किसी को मूल्यांकन में लेंगे, या किसको भावात्मक या हमारे परंपरागत क्रिया में लेंगे, बड़ा मुश्किल इसमें हो जाती है, दुविधा हो जाती है। और अंतिम बिंदु है अपूर्ण वर्गीकरण। पूर्ण नहीं है। सामाजिक क्रिया के कई आधारों और प्रकारों का उल्लेख करने कई लोगों ने, जिसमें पार्सन्स का नाम विशेष तौर पर आता है, कि उन्होंने ऐसी बहुत सी क्रियाओं का वर्गीकरण, इन क्रियाओं का केवल 4 वर्गीकरण ही नहीं है, और भी अधिक उसके वर्गीकरण हो सकते थे। तो एक प्रकार से अपूर्ण वर्गीकरण है सामाजिक क्रियाओं का, ये पार्सन्स कहते हैं। अगर हम देखें इस पूरे सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को, वेबर के सिद्धांत को, तो भले ही इसमें हमें कुछ कमियां दिखाई देती हैं, क्योंकि व्यक्ति खुद अपने आप में संपूर्ण नहीं है, कंप्लीट नहीं है, पूर्ण नहीं है, तो उसके द्वारा बनाई गई चीज़ें पूर्ण कैसे हो सकती हैं। तथापि मैक्स वेबर ने क्रिया सिद्धांत जो दिया है, उसका समाजशास्त्र में बहुत बड़ा महत्व है। और किसी भी समाज के निर्माण के रूप में या उसके विकास में अगर हम देखें, तो इन सामाजिक क्रियाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि सामाजिक क्रियाएं अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्रियाओं के अंतर्गत आती है, और मैक्स वेबर का समाजशास्त्र को एक बहुत बड़ा जो है योगदान है सामाजिक क्रियाओं का। अंत में मैंने एक बिंदु दिया है विशेष, जो कि सामाजिक क्रिया की निर्वचनात्मक समझ को वेबर जर्मन शब्द वर्स्टेहन कहते हैं। अब वर्स्टेहन के ऊपर बहुत से छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, और अक्सर आता है कि वर्स्टेहन क्या है। वर्स्टेहन एक जर्मनी शब्द है जो वेबर की सामाजिक क्रिया को के निर्वचनात्मक अर्थ को, समझ को, यानी कि जो क्रिया करने वाले व्यक्ति का जो अर्थ है उस क्रिया को करते वक्त, उसको समझाने के लिए उन्होंने शब्द काम में लिया था वर्स्टेहन। और इसके लिए एक बहुत अच्छी कथा मैंने एक पुस्तक में पढ़ी थी, बड़ी मजेदार कथा है। इसके आधार पर आप वर्स्टेहन समझ जाएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में 2 मित्र जिनकी जो शादीशुदा थे, वो बड़े परेशान रहते थे, क्योंकि वो अपनी पत्नियों से बहुत डरते थे, और उनकी पत्नियां बड़ी क्रूअल थी, यानी कि बहुत क्रूर थी, और हमेशा उनसे घर के काम भी करवाती और उनको डांटती फटकारती रहती, उनके साथ बड़ी दुष्टता का व्यवहार करती, और वो बड़े परेशान थे अपनी पत्नियों से। पर डरते इतने थे कि वो पत्नियों के सामने उनकी जबान नहीं खुलती थी। तो दोनों ही, चूंकि उस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो खुली भर्ती थी सेना की, तो उन्होंने कहा यार रोज रोज की यार यहाँ पे अपन जिल्लत भरी जिंदगी जीते हैं, इससे अच्छा है अपन सेना में भर्ती हो जाए, कम से कम यहाँ से छुटकारा मिल जाएगा ट्रेनिंग के नाम पे, और पत्नियां भी सोचेगी, हाँ उनको भी लगेगा हाँ सेना में जा रहे हैं तो हमें भी कुछ दम है, जोश है, साहस है, और हमारा भी इंप्रेशन अच्छा पड़ जाएगा। अब इस चक्कर में, वहां से भागने के चक्कर में, पत्नियों की डांट और फटकार से बचने के लिए वो डरते हुए सेना में भर्ती हो गए। अब जब भर्ती हुए तो उनकी किस्मत देखिए कि जैसे ही ट्रेनिंग उनकी शुरू, उनको भर्ती कर लिया गया। पत्नियों ने सोचा चलो हमारा पति शायद कुछ कर ले, वो ट्रेनिंग में चले गए। ट्रेनिंग पूरी होते होते युद्ध तो चल ही रहा था पूरे विश्व में। उनके जिस यूनिट में उनका नंबर लगा था, उसमें उनकी पोस्टिंग हुई थी, वो आगे फ्रंट बॉर्डर पे, उनको फ्रंट पर भेज दिया गया। अब वो सर मुंडाते ही ओले पड़ने वाली बात हो गई।
अब जो व्यक्ति अपनी पत्नियों के मार और डांट से बचने के लिए सेना में भर्ती हुए, वो बॉर्डर पे फ्रंट पे जाकर लड़ेंगे, आप कल्पना कीजिए उनकी स्थिति कैसी होगी। चलिए, फ्रंट पर तो वो पहुंच गए, उन्होंने भगवान से बड़ा प्रार्थना की कि भगवान ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे युद्ध छिड़ जाए, फ्रंट पे तो हमें लगा दिया, लेकिन यहाँ पर युद्ध नहीं हो, दुश्मन सेना कहीं और से चली जाए। लेकिन उनकी किस्मत कि दुश्मन सेना ने उसी फ्रंट पे अटैक कर दिया और भारी मात्रा में अटैक किया। दोनों व्यक्ति वहां से अपनी जान बचाकर भागे, हथियार छोड़ के। गोलियां चल रही थी, बारूद फूट रहा था, बम फूट रहे थे, लेकिन वो कैसे करते, घुरते पड़ते वहां से जो पहले वाली जो पोस्ट थी वहां तक पहुंच गए। वो वहां का जो मेन अफसर था, उसने सोचा कि यार ये दोनों लोग कितने बहादुर हैं कि हमारा वायरलेस सेट खराब हो गया, पूरी चौकी नष्ट हो गई, लेकिन ये दोनों अपनी जान पर खेलकर हमें ये बताने के लिए आए हैं यहाँ पर कि साहब आगे जो है युद्ध छिड़ गया है और आप सावधान हो और आगे जाकर उसको मोर्चे को संभालें। और दोनों को सम्मानित किया गया। बाद में युद्ध के बाद उनको मिलिट्री जो मेडल होता है, वीरता के पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। वेबर कहते हैं कि ये जो वेबर के ये जो वर्षहन का अर्थ है, अगर उसको सही मात्र रूप में ले लिया जाए तो मतलब उन दोनों आदमियों को भगोड़ा घोषित करके गोली मार देनी चाहिए थी, जो कि सेना का नियम है, या फिर उनको कोर्ट मार्शल उनका होता, उनको जेल होती। लेकिन उनको यह समझा गया कि ये दोनों बहुत बहादुर है और उनको वीरता का पुरस्कार दिया गया। तो निर्वचनात्मक जो समझ है, यानी कि जो कर्ता क्रिया करने वाला है उसने किस भाव से उस क्रिया को किया है, वही जो है उसको वेबर ने वर्स्टेहन कहा है। निर्वचनात्मक समझ को समझते हुए की जाने वाली क्रिया जो होती है, निर्वचनात्मक जो समझ है उसका जो भावार्थ है, वही वर्स्टेहन है। मेरे हिसाब से आपको ये बात काफ़ी समझ में आ गई होगी। अगर इसके संदर्भ में आपका कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य मुझे पूछें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।